Okay, so now we are starting with the chapter that is matrices. So matrices का definition क्या है? So we can say matrix is we can say rectangular rectangular array of elements or numbers elements written in square ब्रैकेट। कहने का क्या मतलब हुआ? एंड जनरली जो है वो मैट्रिक्स को जो है मतलब जो मैट्रिक्स है उसको हम किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो सपोज करो कि हमने अब अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है ए से, तो हमने ए ही मान लिया कि ए जो है वो एक मैट्रिक्स है और वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर आ रहा है। तो उसको हमने ऐसे एक बॉक्स में जैसे कि कुछ नंबर को रख दिया, जैसे इसी को रख दिया हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23। इस तरह से जब हमने रखा तो इसमें देखा हमने यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ये जो है ये रो है, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ठीक है। ये जो है वो कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर number of rows क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। इस केस में हम बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर 2 रोज है, रो 1 एंड रो 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास में, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ए इज़ अ मैट्रिक्स, हम बोल सकते हैं ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है, ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 या 2/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमने कुछ एलिमेंट्स को रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है जैसे A11 है वो क्या बता रहा है, दिस इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जैसे आपको पूछा गया कि भाई A23 क्या है, तो A23 जो है वो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, मैट्राइसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जब हम ऑर्डर बोलेंगे, अगर हमने बोला कि अ मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं और 3 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, मैट्राइसेस अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है, जैसे डिटर्मिनेंट जो है वो अपने आप में एक वैल्यू होता है, मैट्राइसेस का मतलब कोई नंबर नहीं है। जैसे कि डिटर्मिनेंट का तो मतलब ही एक नंबर होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 5729, तो इसको सिंप्लीफाई कर आप इसको एक नंबर लिख सकते हो, दैट इज 9 × 5 माइनस 2 × 7, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स का खुद मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, मैट्रिक्स itself itself does not represent a value। हाँ, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू वो टर्म अलग हो गया। मैट्रिक्स अपने आप में आप बोल दो कि ये जो मैट्रिक्स है ये कोई नंबर है, नहीं, ये तो एक रेक्टेंगुलर एरे टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें हमने एलिमेंट्स को रो और कॉलम के अरेंजमेंट में लिखा है और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, दैट इज ओके। ओके, तो और जनरली जो है वो हम किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट करते हैं। तो अगर इन जनरल अगर हम बोलें, जैसे कि अगर मुझे लिखना है कि ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, और इसको लिखने का एक तरीका ये हो सकता है कि AIJ लिख दिया हमने। अब आई को जो है वो हमने वेरी करा दिया लेट से 1 से लेकर 3 में, एंड जे को जो है वो हमने वेरी करा दिया लेट से 1 से लेकर 2 में। इसका मतलब क्या हो गया
कि जो आई है, आई जो है वो क्या बता रहा है, रो। तो रो में जो एलिमेंट है वो तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 3 तक जा रहा है, मतलब 1 2 3 होगा, और जे जो है वो 1 और 2 होगा। तो नंबर ऑफ, इसमें जब हम इसमें एलिमेंट्स रखेंगे, सपोज करो जब आप इसमें ये वैल्यूज प्लग इन करोगे, आई की वैल्यू आपने 1 ली और जे की वैल्यू भी 1 ली, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, A11। फिर आपने आई की वैल्यू 1 ली और जे की वैल्यू क्या ले ली आपने, 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 के साथ में जे की वैल्यू अब एग्जॉस्ट हो गई। फिर आपने आई का वैल्यू क्या लिया, 2 लिया, जे का वैल्यू क्या लोगे आप, 1 लोगे। फिर जे का, आई का वैल्यू भी 2 लिया और जे का वैल्यू भी 2 ले लिया, ठीक है। फिर आई का वैल्यू आपने 3 ले लिया और जे का वैल्यू 1 ले लिया, और आई का वैल्यू फिर से 3 लिया और जे का वैल्यू 2। तो अब आप देखो ये अपने आप जो है ये एक हमारे पास में क्या आ गया, अपने आप हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स आ गई, और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आ गया आपके पास में, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3, रो 1 रो 2 रो 3। तो ऑर्डर आ गया 3 × 2 या 3/2, ठीक है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/2। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते थे, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 × 2। अगर आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि I जो है वो तो वैल्यू लेगा 1 2 3, J जो है वो वैल्यू लेगा 1 एंड 2। दिस इज सेम एज सेइंग, ऐसा भी लिख दिया अगर, इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट I belongs to 1 2 3 and J belongs to 1 and 2, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं, I जो है वो 1 2 3 हो गया और J जो है वो 1 2 हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन जनरल अगर हमको, हमारे पास में लेट सपोज कि m रोज हैं, या फिर A जो है वो इस तरह से एक मैट्रिक्स है AIJ, and let's say I is varying from 1 to m and J is varying from 1 to n, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास में m क्रॉस n का एक क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ पर m क्या डिनोट कर रहा है भाई, m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, और n जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है बात। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ इज नॉट अ वैल्यू, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। फिर मैट्रिक्स के केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि सपोज करो, या फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास में सपोज करो कि A इज इक्वल टू AIJ है ऑफ ऑर्डर लेट से 2 × 3, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है वेयर AIJ इज इक्वल टू 2I + 7J, ठीक है। ये एलिमेंट के लिए जो है ये कंडीशन है, इसको फॉलो करेगा। तो सपोज करो कि आपने I की जगह पर रख दिया 1, I भी 1 रख दिया, J भी 1 रख दिया, तो A11 इज इक्वल टू 2I हो गया 2 और J भी 1, तो 7, तो ये कितना आ गया 9। फिर A12 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि I कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, I तो वेरी कर रहा है 1 और 2, ठीक है, और J कहाँ वेरी कर रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर A11 आ गया, फिर A12 भी आएगा और A13 भी आएगा, तो A12 कितना आ जाएगा, जब आपने I की जगह पे तो रखा होगा कितना 1 और J की जगह रखा होगा 2, तो 14 + 2 कितना आ गया, 2 + 14 दैट इज 16। फिर A13 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A13 का मतलब क्या हो गया कि I की जगह पे तो रख दिया आपने 1 और J की जगह पे रख दिया आपने 3, तो 7 × 3 दैट इज 21 और प्लस 1 × 2 दैट इज 2, तो 21 + 2 दैट इज 23, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 23। तो ये हम यहाँ से अगर लिखें तो देखो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 रो है और 3 कॉलम। तो देखो A11 जो है वो 9 16 और 23 आ गया, ठीक है। अब बाकी एंट्रीज जो है उनको अगर हम देखें तो वो आ जाएगा आपके पास में
A21, A21 का मतलब क्या हुआ कि अब की बार आपने I का वैल्यू तो क्या रखा, 2 रखा, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और प्लस 7 क्योंकि J का वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 11। फिर A22 में J और I दोनों का वैल्यू क्या रख दिया आपने, J और I दोनों का वैल्यू 2 रख दिया, तो ये हो गया आपके पास में 14 प्लस 4 दैट इज 18, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में 18। फिर A23 क्या हो जाएगा आपके पास में, I का वैल्यू तो 2 है तो ये हो गया 4 और J का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 21 प्लस 4 इज 25, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 25। इन सारी वैल्यूज़ को इनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे अगर हम यहाँ पहुँचा दें तो ये आ गया 11, 18 और 25, तो इनको पुट कर दो आप, ठीक है, तो इनको पुट कर दिया तो आ गया आपके पास में 11, 18 एंड 25। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में, ओके, ठीक है। फिर लेट्स से कि हमारे पास में एक प्रॉब्लम है और क्या बोल रहा है कि इफ देर आर 40 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट इसमें पार्ट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं वो पूछ रहा है आपको, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपके पास में जो टोटल एलिमेंट है वो 40 है, ठीक है, और हमने मान लिया कि जो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्स हैं वो तो 40 है, और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो तो क्या होगा m क्रॉस n, m इंटू n, ठीक है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें, क्योंकि m और n यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m और n पर कंडीशन ये है कि m और n तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब कि m n दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक बात है। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करें 40 के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2 पावर 3 दैट इज 8 इंटू 5 पावर 1 इज इक्वल टू m इंटू n, ठीक है। अब जितने तरह से हम इनके इंटीग्रल फैक्टर लिख सकते हैं, इंटीग्रल मतलब कि नेचुरल फैक्टर, उतने हमारे पास में ऑर्डर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 40 को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 1, और 40 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 40। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में नंबर ऑफ रोज तो हो गई 40 और कॉलम हो गया 1, और इस केस में क्या हो गया कि नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम हो गए 40, ठीक है। तो ये दो ऑर्डर तो ये हो गए। फिर आगे चलें तो इसको अगर मैं लिख दूँ 20 इंटू 2 एंड 2 इंटू 20, तो दो ऑर्डर ये आ गए हमारे पास में, मतलब कि टोटल 4 आ गए। इसमें नंबर ऑफ रोज 20 हैं और कॉलम्स 2 हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और रोज 20 हो गए, उल्टा बोल दिया, नंबर ऑफ रोज 20 है कॉलम 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम 20 है, ठीक है, रोज इनटू कॉलम में लिख रहा है, ठीक है, अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा है। फिर हम लिख सकते हैं लेट्स से 10 इंटू 4, फिर 4 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो 10 हो गई और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए, और 10 और 4 और 4 और 10। फिर और क्या पॉसिबिलिटी है, और जो पॉसिबिलिटी है वो भी लिखते हैं अगर हम, तो अपने पास में जाएगा लेट्स से 5 क्रॉस 8 एंड 8 क्रॉस 5, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है, 8 5 और 5 और 8 और 8 और 5, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स भी है, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी हम मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, 8 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब इसी को समझने का पीएनसी के ओर से अगर हम देखें, अगर ये नंबर बहुत बड़ा होता तो फिर हम कैसे करेंगे, तो आप देखो इसका तरीका ये है कि 2 का पावर 3 जो है, 2 का पावर 3 जो है वो आप कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 पावर 3 का मतलब या तो आप ये 2 का पावर 3 पूरा का पूरा m को दे दो, ठीक है, या फिर यहाँ 2 पावर 3 दे दिया,
और उसके साथ में यहाँ पर 2 पावर 3 भी m को दे दिया और 5 पावर 1 भी m को दे दिया, पूरा दे दिया। अब या फिर हम क्या कर सकते थे कि 2 पावर 3 दे दो इसको, या फिर 2 पावर 2 दे दो, या फिर 2 पावर 1 दे दो, या फिर 2 पावर 2 दे दो। तो यहाँ पर 2 पावर तो 3 है, लेकिन 2 की पावर को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास में 4 वेज हैं। 2 पावर 0 भी दे सकते हैं, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। इसके जो वेज हैं हमारे पास में वो कितने हैं, 4 वेज। ठीक है, तो 4 वेज आ गए यहाँ से। और 5 की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का या तो 5 पावर पूरा का पूरा दे दो, या फिर 5 पावर 0। तो इसके कितने वेज आ गए, 2 वेज आ गए। तो टोटल कितने वेज हो गए, जितने वेज से हम इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, तो जितने वेज से हम 2 की पावर और 5 की पावर को m और n में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतने हमारे पास में इसके फैक्टर आ जाएंगे नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 4 × 2 दैट इज 8। ठीक है, बस सपोज करो आपने अगर यहाँ पे 2 पावर 0 दिया, इसको क्या दिया, 2 पावर 0, और 5 का पावर भी 0 दिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो n में पहुँच गया, तो ये हो गया 40 × 1 वाला। और इसी का रिवर्स कर दिया आपने, m को जो है वो 2 पावर 3 × 5 पावर 1 दे दिया, और n के पास में कुछ भी नहीं गया, तो इसमें क्या बचा, 2 पावर 0 और 5 पावर 0, तो ये 1 बन गया। तो ये 1 × 40 और 40 × 1 वाला बन गया। अब आप देखो यहाँ पे अगर सपोज करो आपने इसको 2 पावर 2 दे दिया और बाकी जो बच गया वो इसको दे दिया, तो इसको दे दिया आपने 2 × 5। तो देखो 2 × 5 10 और 10 × 4 इज 40, तो ये वाला केस हो गया। और इसका रिवर्स भी आप कर सकते थे। ठीक है, बात एकदम। तो इस तरह से हम अगर बड़ा नंबर होगा तो फिर हम यहाँ पे पीएनसी की मदद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या आ गया आपके पास में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए हमारे पास में 8। या तो हम इस तरह से, स्मॉल नंबर है तो हम काउंट कर सकते हैं 8 डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल। ठीक है, 8 डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल। ठीक है, अब अगर इसी में सेकेंड पार्ट जो है वो बोलता है कि number of different matrices which can be formed by using these 40 elements. Number of different matrices which can be formed using these 40 एलिमेंट्स। ठीक है, इन 40 एलिमेंट्स को यूज करके कितने नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्राइसेस हम बना सकते हैं। तो सपोज करो कि हमने डिसाइड किया कि हमको 1 × 40 का बनाना है। तो 1 × 40 का मतलब कि एक रो है, तो ये A1 A2 A3 A4 से लेकर A40। ठीक है, अब 40 प्लेसेस पर 40 एलिमेंट्स को रखने के तरीके 40 फैक्टोरियल। ठीक है, इस केस में कितना आ गया, 40 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब इसी को अगर हम रिवर्स कर देते, सपोज करो यहाँ तो आपने 1 × 40 मान रखा है, अब आप अगर 40 × 1 मान लेते तो ऑर्डर, तो 40 × 1 मानते तो क्या होता, 40 × 1 में नंबर ऑफ रोज 40 होते, कॉलम एक होता, कुछ ऐसा बनता, A1 A2 A3 अप टू A40, कुछ इस तरह से बनता। और यहाँ पर भी अब आप देखो तो 40 प्लेसेस हैं और 40 एलिमेंट्स हैं, तो 40 प्लेसेस पर 40 एलिमेंट्स को रखने का तरीका 40 फैक्टोरियल। तो ये आ गया। फिर तो मतलब कि ऐसे जितने ऑर्डर पॉसिबल है, तो पहले तो हमने नंबर ऑफ कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में आप लिख सकते हो वो लिख लिया, और फिर आपने लिख लिया कि जैसे आपने 8 × 5 माना, लेट से आपने ऑर्डर लिया 8 × 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8 तो जो है वो रोज होंगे, कितनी रोज होंगे, 8। ठीक है ना, 8 रोज होंगे और 5 कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 3 6, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अब आप देखो कि आपके पास में ये 8 रोज हो गए, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो 8। ठीक है,
काउंटिंग ज़्यादा होगी, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, ठीक है। और ये 5 कॉलम से 1 2 3 4 5, तो टोटल प्लेसेस अभी भी कितने हैं, टोटल 40 प्लेसेस हैं। और इन 40 प्लेसेस पर ये जो आपके पास में जो 40 प्लेसेस हैं, इन 40 प्लेसेस को अगर हम बात करें तो इन 40 प्लेसेस को फिल करने के लिए आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं बताओ भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी हमारे पास में कितने हैं, वो भी हमारे पास में 40 ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 40 हैं और प्लेसेस भी 40 है। तो अगेन उनको रखने का तरीका, यू कैन सिंपली से 40 प्लेसेस 40 पीपल 40 फैक्टोरियल बेस। तो जितने डिफरेंट ऑर्डर पॉसिबल हैं, हर एक ऑर्डर में उनको उन एलिमेंट्स को सजाने के जो बेस हैं वो तो 40 फैक्टोरियल ही है। ऐसे कितने ऑर्डर पॉसिबल थे, फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्राइसेस, तो ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर्स 8 है एंड मल्टीप्लाइड बाय देयर अरेंजमेंट, दैट इज 40 फैक्टोरियल। तो हमारे पास में जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, आंसर आ गया आपके पास में 8 इंटू 40 फैक्टोरियल, ठीक है। ये तो पीएनसी का प्रॉब्लम हो गया एक तरह से, ओके। नाउ नेक्स्ट वी कैन से दैट what is equality of matrices, equality of matrices। अब आप देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस में सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस मस्ट बी सेम, पहला कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम, और वी कैन से दैट ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर हमने लिखा है यहाँ से, ये आ गया आपके पास में एक मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा 7 2 1, ये एक मैट्रिक्स हो गई। और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो हो गई आपके पास में लेट्स से 3 2 7 x y z, ठीक है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होना है तो सबसे पहले तो आप ऑर्डर चेक करोगे। फर्स्ट ऑर्डर क्या है इसका, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 है। फिर यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर भी 2 ही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो कॉलम्स यहाँ पर 3 हैं, ठीक है। तो ऑर्डर के बेसिस पर तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऑर्डर तो सेम है, तो जो पहला कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रहा है। लेकिन ये इक्वल तभी कहलाएंगे जब अल्फा 3 के बराबर हो, बीटा 2 के बराबर हो और गामा 7 हो, एक्स जो है वो 7 हो, वाई जो है वो 2 हो और जेड जो है वो 1 हो, तब ये जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डिफाइंड होगी। तो डिफरेंट इनका जो ऑर्डर जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, मतलब कि दो डिफरेंट ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। दो डिफरेंट ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट्स थे वो इक्वल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो क्या है, एक नंबर है, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर है। तो आपने एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिया, एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लिया, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो दे आर इक्वल। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेस इटसेल्फ इज नॉट एनी वैल्यू। मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स का, किसी गिवन मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर है बात। तो ये इक्वल तभी होंगे जब पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर तो सेम है। एंड इफ दे आर इक्वल, सपोज करो कि ऐसा दे रखे कि दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, then we can say that alpha is equal to 3, beta is equal to 2, gamma is equal to 7, similarly x is equal to 7, y is equal to 2 and z is equal to 1। मतलब अगर ऐसा गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो अल्फा और एक्स, इन अल्फा बीटा गामा और एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ है वो ऐसी ही होनी पड़ेगी, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी बराबर होना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि ये जो दो गिवन मैट्रिक्स हैं दे आर इक्वल। क्लियर है बात, ओके। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने काउंट कर लिया। जैसे कि अगर सपोज करो इस तरह से गिवन है अल्फा बीटा गामा
और अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, ठीक है। और यहाँ से जो है ये ऐसा लिखा हुआ है 2 3 7 XYZ। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो बस ये इक्वल करने। यहाँ पर सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि 2, यहाँ पर जो 3 क्रॉस 2 अरेंजमेंट है, पहली बात तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो 2 है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इनके बीच में इक्वल का साइन हो ही नहीं सकता। दे कैन नॉट बी इक्वल, ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो आगे बात करने की जरूरत नहीं है। दीज टू गिवन मैट्रिसेस आर गिवन टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि तो उनकी तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, दे हैव डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है वो तो बात की बात है, दे हैव डिफरेंट ऑर्डर। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं बनती है, ठीक है ना। आप जबरदस्ती खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे ये एलिमेंट है A31 और A32, और इसमें तो थर्ड रो ही नहीं है, तो कहाँ पर खोजोगे आप? ऐसे थोड़ा ना 0 0 मान लिया, ऐसा नहीं करते भाई। 0 0 0 मान लोगे तो फिर इसका तो ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम बोलेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है तो उनका सबसे पहले तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बराबर होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट जो है वो अपने आप में एक वैल्यू है। तो 2 क्रॉस 2 का कोई एक डिटर्मिनेंट है और कोई 4 क्रॉस 4 का दूसरा डिटर्मिनेंट है, अगर दोनों की वैल्यू जो है सेम है, सो वी कैन से दे आर इक्वल। क्लियर है बात? बट मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने मैट्रिसेस के बारे में क्या पढ़ लिया? एक तो ये कोई रेक्टेंगुलर एरे टाइप का अरेंजमेंट है जिसमें m क्रॉस n है, m जो है वो नंबर ऑफ रोज है, n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। मैट्रिक्स इटसेल्फ डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वैल्यू। हाँ, इसकी किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनके नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स का जो मतलब वैल्यू है वो सब सेम होना चाहिए, मतलब बेसिकली दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या डिनोट करता है? ऑर्डर डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ऑर्डर से तो जो है हमको नंबर ऑफ रोज और कॉलम का पता चल जाता है, ठीक है। और इसको जनरली जो है वो किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड ऑर्डर ऑफ matrices and equality of matrices. So I guess this is clear to all of you.